सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और साथ ही सभी बच्चों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने संधि को स्टार्ट किया था। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ली थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और संधि के टाइप्स हमने किए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। संधि, कल हमने इसके टाइप्स पढ़े थे और साथ ही इसकी स्वर संधि के पांचों टाइप को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सबसे पहला टाइप करेंगे इसका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि स्वर संधि के दो उपभेद हैं। यानी स्वर संधि हमारे 5 प्रकार की होती है, जो कल की क्लास में मैंने आपको इसके फॉर्मूले भी बताए थे और इसको डेफिनेशन वे में किस प्रकार आप लिख सकते हो, ये तरीका हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था। आज हम इसी चीज़ को डीपली पढ़ेंगे। तो पहला रूल हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि का, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। यानी दोनों प्रकार की जो संधि है वो आज की क्लास में इसकी डिस्कशन होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें इसकी परिभाषा की, तो होती क्या है दीर्घ? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। यानी अगर आपको शब्द के बीचों बीच बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे जाती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ा री, ठीक है। अगर ये मात्राएं आपको किसी भी संधि में दिखाई देती है तो इसका मतलब वो संधि हमारी दीर्घ संधि होती है। पहचान किस प्रकार से करोगे? शब्द के बीचों बीच हमें क्या करना है? शब्द के ऊपर फोकस करना है। हमें हमारा शब्द पता होना चाहिए। रूल्स हम पढ़ेंगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स भी पढ़ेंगे, प्लस में आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कि किस प्रकार से हम संधि के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम वो संधि की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी शब्द में बड़ा आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, बड़ा ऊ या बड़ी री आ रही है, तो वहाँ पे हमारी संधि है वो दीर्घ संधि होती है। यानी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? ए प्लस में आ के बाद ए या आ हो तो आ होता है। इसी प्रकार ई या ई के बाद ई या ई होता है तो बड़ा ई होता है। इसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद तो बड़ा ऊ होता है और इसी प्रकार री के बाद अगर री होता है तो हमारा बड़ा री यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। बड़ा री यहाँ पे होता है। मतलब क्या होता है कि संधि अगर हम करते हैं तो जिस शब्द को बीच में से तोड़ते हैं, तो बीच में से तोड़ा गया शब्द यानी दोनों तरफ से हमारी सजातीय स्वर होने चाहिए, तो ही हमारी दीर्घ संधि होगी। विजातीय स्वर यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब एक ही जाति के स्वर हमें दोनों तरफ देखने को मिलेंगे। अब इसका एक हम उदाहरण लिखते हैं। जैसे आ का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने लिखा रामानंद, रामानंद, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि रामानंद के अंदर कौन सी मात्रा हमें दिखाई दे रही है? यानी रामानंद के अंदर हमारा क्या आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। और आ हमारा किससे मिलके बनता है? ए प्लस में आ से मिलके क्या बन रहा है? हमारा आ बन रहा है। तो रामानंद का हम संधि विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस शब्द में से आ को बाहर निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाला, तो जैसे रामा से मैंने आ को बाहर निकाला तो यहाँ पे राम बच गया और मैं हमारा आधा रह गया, क्योंकि हमने मैं से स्वर को बाहर निकाल लिया और प्लस में नंद का नंद बच गया। अब ये आ हमारा 2 वर्णों से मिलके बना है, ए और आ से। इस ए को मैं इस राम के अंदर जोड़ देती हूँ तो राम पूरा, प्लस में ये आ मैं इसमें जोड़ देती हूँ, यानी आनंद।
तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस में आनंद। इसी से रिलेटेड हम दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पीत प्लस में अंबर। क्या बनेगा, पीत प्लस में अंबर। अगर आप मात्राओं को ढंग से तोड़ना सीख जाते हो तो फिर संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं आती। संधि से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि एक शब्द दिया होगा, इस शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। दूसरा बनेगा संधि विच्छेद कीजिए, और तीसरा बनेगा संधि विच्छेद किया होगा और पूछा जाएगा कि इसका सही संधि क्या होगा। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको तब आएंगे जब आप इन रूल्स को अच्छी तरीके से समझोगे। रटना नहीं है, अगर चीज़ों को रटोगे तो वो थोड़ी टाइम के बाद आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। अब देखो, इसके बाद इसी से रिलेटेड हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा श्वेतांबर, बनाओ शाबाश इसका। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा सत्याग्रह, विद्यालय, विद्यालय। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है बेटा आपको यहाँ पे, कि जब हम संधि करते हैं तो संधि किए हुए दोनों शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि व्याकरण के अंदर निरर्थक शब्दों का कहीं पर भी कोई महत्व नहीं होता। तो श्वेतांबर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, शाबाश बनाओ इसका। अब देखो, इसका श्वेतांबर में क्या होता है, श्वेत प्लस में अंबर होता है, यानी श्वेत प्लस में अंबर, ठीक है। इसी प्रकार सत्याग्रह में सत्य प्लस में आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, आग्रह। लास्ट हमारा विद्यालय, सबको पता है इसका मतलब होता है विद्या प्लस में आल्य, ठीक है। विद्या का घर कह दो, आल्य का मतलब होता है घर, और विद्या का मतलब हमें पता ही है शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बड़ी ई। अगर शब्द के बीच में आपको बड़ा ई दिखाई देता है तो वहाँ पर भी हमारी संधि वृद्धि संधि दीर्घ संधि होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गिरीश, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे नीतीश, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को अगर बढ़ाते हैं तो गिरीश का क्या बनेगा, गिरी प्लस में ईश, ठीक है। इसी प्रकार से नीतीश का नीति प्लस में ईश। इसी से रिलेटेड जैसे हमने एक शब्द लिखा यहाँ पे नदीश, या एक यहाँ पे लिख देती हूँ कपीश्वर, कपीश्वर। अब देखो बेटा, इसमें अब ये तो हमने शॉर्टकट कर दिया। अब इसमें से हमें मात्रा निकालनी कैसी है। मान लो यहाँ पे बड़ी ई आ रहा है, यानी तो मैं यहाँ से बड़ी ई को बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने नदी से बड़ी ई को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, नद, ठीक है, प्लस में से, प्लस में से। इस शब्द को क्या हमने तोड़ लिया। इसको अगर हम सारे को तोड़ते हैं तो क्या पड़ेगा इसका, जैसे ने प्लस में ए प्लस में दे प्लस में ई प्लस में शे प्लस में ए, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका वर्णिक रूप है। हम व्याकरण के अंदर वर्णिक रूप भी पढ़ते हैं और उसका मात्रिक रूप भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं तो उसका वर्णिक रूप न पढ़ के हम उसका मात्रिक रूप पढ़ते हैं। और संधि है वो वर्णों के बीच में होती है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे तोड़ के बताई है। अब देखो, अब ये नदी से जैसे मैंने ई को बाहर निकाला तो मतलब ये क्या बच गया, न पूरा, ये दे हमारा यहाँ पे आधा, प्लस में ई कंप्लीट हो गया, प्लस में से यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है। अब देखो, ये ई किससे मिलके बना है, ये ई हमारा ई प्लस में ई से भी बनता है और ई प्लस में ई से भी बनता है। अब देखो, इस ई को मैं इसमें जोड़ देती हूँ तो ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे नदी बन जाएगा, प्लस में ईस का
ईस रह जाता है। क्या यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई कि हम किस प्रकार से वर्णों के अंदर शब्द को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद हम फिर से उसको जोड़ेंगे। अगर हम शब्द तोड़ना आ जाएगा तो हमें शब्द है वो जोड़ना भी आ जाएगा। तो नदी प्लस में ईस। अब कुछ बच्चों की क्या कंफ्यूजन रहती है कि मैम हमें ये नहीं पता होता कि प्रथम पद के अंदर मात्रा है वो कौन सी आएगी और सेकंड पद में मात्रा कौन सी आएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बीच में हो, इसको हिंदी में बोला जाता है धन, ठीक है। अगर धन से यानी प्रथम पद, ठीक है, और ये है द्वितीय पद, ठीक है। अगर प्रथम पद स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग, तो मात्रा बेटा बड़ी आती है, मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है। अगर प्रथम पद पुल्लिंग है तो मात्रा छोटी मात्रा आएगी, ठीक है। यानी संधि के अंदर क्या होता है, अगर प्रथम पद के अंदर हमारा स्त्रीलिंग शब्द आता है तो वहाँ पे मात्रा बड़ी आती है और पुल्लिंग के अंदर मात्रा छोटी आती है। बात करें द्वितीय पद की तो दूसरे पद में क्या होता है, हमारे जैसे ईश शब्द आता है, ईश्वर आता है, इप्सा आता है, तो यहाँ पे मात्रा हमेशा ही बड़ी ई है वो प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इच्छा रखते हैं, क्यों इच्छा हमें छोटी रखनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी इच्छा रखेंगे तो हम क्या है अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो देते हैं। तो इच्छा के अंदर क्या होता है, मात्रा छोटी आती है। इव के अंदर क्या है, मात्रा छोटी आती है, यानी मात्रा मतलब छोटी ई आएगी इच्छा में भी और इव के अंदर भी हमारी छोटी ई प्रयोग में लाई जाती है। अगर प्लस के प्रथम पद में पुल्लिंग शब्द है तो मात्रा छोटी आएगी, स्त्रीलिंग है मात्रा बड़ी आती है। अब देखो जैसे हमने इस शब्द को तोड़ा, क्या आप इस शब्द को सबसे पहले तो मेरे को आप ये बताओ, क्या इसको आप वर्णिक रूप में तोड़ सकते हो? अगर आपको इस शब्द को वर्णिक रूप में तोड़ना आ जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी संधि विच्छेद वो ढंग से कर सकते हैं। तो इस कपीश्वर में से मैंने मान लो ई को बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो ई जैसे ही बाहर निकाल लेंगे, मान लो ये ई हमने बाहर निकाल लिया, तो ये जो कप पे आधा रहेगा प्लस में शवर वह रह, फिर वही कंडीशन कि जो ई है वो हमारे दोनों तरफ से बड़े ई है तो भी ई बनेगा, दोनों तरफ से छोटा है तो भी हमारा क्या बनेगा, ई ही बनेगा। अब देखो इस ये छोटी ई प्लस में बड़ी ई। अब मैंने अभी आपको बताया था, अब जैसे कपि शब्द है, कपि का मतलब होता है बंदर, बंदर का पर्यायवाची है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कपि हमारा स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? कपि हमारा पुल्लिंग शब्द है और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग शब्द के अंदर अगर प्रथम पद में आ रहा है तो मात्रा हमेशा ही छोटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस कपि में इस ई को मैं यहाँ जोड़ूंगी तो ये गया कपि प्लस में ईश्वर, ईश्वर हो, ईस हो, इप्सा हो, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मात्रा यानी ई बड़ी आती है। तो कपि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा ये कपीश्वर है वो बनेगा। तो क्या आप एक शब्द की संधि विच्छेद मेरे को करके बता सकते हो? अभी आपको संधि करनी है मुनीश्वर की, ठीक है, और एक शब्द है हमारा नदीश्वर। शाबाश, दोनों शब्दों की संधि मेरे को करके दिखाओ। सबसे पहले हमें पहचान करनी है बड़ी ई मतलब हमारी वृद्धि संधि है, तो ये आ जाएगा मुनि प्लस में ईश्वर, ईश्वर। क्यों? क्योंकि मुनि क्या है, हमारा एक पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द में छोटी ई है वो प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा नदीश्वर अगर हम लिखते हैं तो नदी प्लस में ईश्वर, और नदी हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द में मात्रा हमेशा ही किसकी आती है, बड़ी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर किसी भी शब्द में हमें बड़ा ऊ देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी हमारी जो संधि है वो दीर्घ संधि होती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम उसके भी कर लेते हैं। मान लो शब्द में आपको बड़ा ऊ, ठीक है, मात्रा होती है ये बड़े, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है
तो वहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, बड़ा ऊ होगा तो वर्ती संधि प्रयोग में लाई जाती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे साधुपदेश, इसी तरीके से मैंने लिखा चम्मूपदेश देश। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने इस ऊ को, यानी जब हमने मात्राओं को तोड़ना सीख लिया, यानी जब हमने मात्राओं को अगर तोड़ना सीख लेते हैं तो हमारी संधि करने में हमें कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं आती। क्यों? क्योंकि बड़ा ऊ हमारा छोटे और बड़े ऊ को मिलाकर भी बनता है। हमारे दोनों तरफ बड़े ऊ हो सकते हैं, दोनों तरफ छोटे भी हो सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि हमारा ऊ है वो बड़ा ही रहेगा। अब देखो जैसे ही हम इन शब्दों को तोड़ेंगे, मान लो हमने इसका ऊ बाहर निकाला है तो साधु से ऊ मैंने बाहर निकाल लिया, इस मात्रा को केवल हमें तोड़ना है। तो देखो जैसे ही मैंने ऊ बाहर निकाल लिया, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते, ये मैंने बाहर निकाल लिया तो ये क्या बन गया हमारा, ये बचेगा हमारा साध, प्लस में प्रदेश का प्रदेश लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें परिवर्तन केवल मात्रा को तोड़ना है, इसके अलावा हमें बाकी शब्द में कोई चेंज वो नहीं करना है। अब देखो ये ऊ बनता है हमारा छोटा ऊ और बड़े ऊ को मिला के। फिर वही कंडीशन आ गई कि मैम अगर प्लस से पहले या प्रथम पद के अंदर मात्रा है वो कौन सी लगेगी, तो सेम चीज़ जो हम एक ही मात्रा में किए वही हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि अगर प्रथम पद के अंदर हमारा पुल्लिंग शब्द आ रहा है तो मात्रा छोटी आएगी, अदरवाइज मात्रा बड़ी आएगी। अब देखो साधु एक पुल्लिंग शब्द है, तो क्या हम साधु को ऐसे लिख सकते हैं, साधु प्लस में ये ऊ इससे भी बनता है, या ऊ हमारा दोनों छोटे भी हो सकते हैं। तो उपदेश में हमेशा ही कौन सा ऊ आता है, उपदेश में हमेशा ही हमारा छोटा ऊ आता है। यानी ये ऊ हमारा यहाँ पर भी जुड़ गया और ये ऊ हमारा यहाँ पर भी जुड़ गया, और दोनों जुड़ के जो सार्थक शब्द बना रहे हैं वो हमारा बन रहा है साधुपदेश। यहाँ तक की डिस्कशन आपको समझ में आई। अब देखो इस शब्द को हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम डायरेक्ट तोड़ेंगे। चम्मू प्लस में उपदेश, चम्मू का मतलब होता है बेटा सेना, और सेना है वो एक स्त्रीलिंग होती है, तो चम्मू प्लस में उपदेश, ठीक है, चम्मू प्लस में उपदेश, ये हमारा इसका सही संधि विच्छेद है वो होता है। इसके अलावा एक शब्द और देती हूँ मैं आपको बनाना है गुरुपदेश, ठीक है। इसके अलावा बनाना है आपको बहुऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा बनाना आपको चम्मूर्जा, इन तीनों के बनाओ शाबाश। अब देखो इनमें से कोई एक शब्द ले लेते हैं अपन, बाकी आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमने लिखा बहुऊर्जा का बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऊ की मात्रा को तोड़ना सीखेंगे। यानी ऊ हमारा किस किस से मिलके बन रहा है, हमारे दोनों तरफ छोटे हो सकते हैं, हमारे दोनों तरफ बड़े भी ऊ हो सकते हैं, एक तरफ छोटा ऊ एक तरफ बड़ा ऊ भी हो सकता है। तो चम्मोत्सव का सही संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये बनेगा हमारा चम्मू प्लस में ऊर्जा, यानी ऊर्जा, ठीक है। ये हमारा सही संधि विच्छेद इसका होता है। इसी प्रकार बहुऊर्जा का क्या बनेगा, बहु प्लस में ऊर्जा, और यहाँ पे बहु का मतलब वो नहीं है जो आप घर पे लेके आते हो। बहु का मतलब क्या है, बहु का मतलब यहाँ पे बहु का मतलब ऊर्जा, ठीक है। यानी इसका मतलब है वधु, ठीक है, इसका मतलब क्या है वधु। यानी और अगर बहु ज़्यादा के लिए प्रयोग करते हैं तो बहु का मतलब ये होता है ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। बहु का नाम सुन के खुश होंगे ना आप लोग। और ऊर्जा का मतलब ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा अगले जो डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे री की मात्रा संबंधी, री, ठीक है। अगर हमारे री बनता किससे है, ये हमारा बनता है री प्लस में री से, ठीक है। हिंदी के अंदर केवल मात्र री की मात्रा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। और संस्कृत के अंदर हम बड़ी री का प्रयोग करते हैं। हिंदी के अंदर केवल मात्रा हम छोटा री ही पढ़ते हैं, बड़ी री की ओनली हम मात्रा को ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने लिखा मातृ प्लस में ऋण,
तो क्या बनेगा, ये री है, ये री है, मतलब हमारा क्या बनना चाहिए यहाँ पे, बड़ा री बनना चाहिए। तो जोड़ो शब्द को क्या बनेंगे, मातृ मातृन। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने शब्द लिखा पितृण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ शाबाश। पितृण का जो सही संधि विच्छेद है वो बनेगा हमारा पितृ प्लस में ऋण। ठीक है, इसी प्रकार से भ्रातृ प्लस में ऋण अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, भ्रातृण। ठीक है, तो ये था हमारा दीर्घ संधि से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, और हमने किस प्रकार से दीर्घ संधि की पहचान है वो कर सकते हैं। अगर हमारे शब्द के बीचों बीच हमें ये 4 मात्राएं दिखाई देती है, यानी बड़े आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, तो हमारी जो संधि है वहाँ पे डेफिनेटली दीर्घ संधि है वो होती है। इसके बाद हम दूसरी जो संधि आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे गुण संधि। ठीक है बेटा, अगली जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी, बाकी की जो संधि वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम गुण संधि को और डिस्कस कर लेते हैं। गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। देखो गुण का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाना, और परिवर्तन यहाँ पे किसका आएगा, परिवर्तन यहाँ पे मात्राओं के अंदर है वो आ जाएगा। तो हमारी गुण संधि हमें कौन कौन से शब्दों में देखने को मिलती है। अगर बात करें हम शब्दों की पहचान की, अगर आपको शब्द में ए और ओ प्लस में अर यानी ये चीज़ अगर आपको दिखाई देती है, किसी भी शब्द के अंदर आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर दिखाई देता है, तो वहाँ पे हमारी गुण संधि होती है। अब इसका नियम कैसे लिखेंगे, अगर हमारा ए या आ के बाद ई या तो इसका हमारा ए बन जाता है। ठीक है, यानी एक मात्रा। अगली ए या आ के बाद अगर हमारा ऊ या ऊ बनता है तो हमारा ओ बनता है, यानी ये वाला। ठीक है, अगर हमारा ए प्लस ए या आ के बाद ऋषि आता है तो हमारा यहाँ पे अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बनने जाता है। इसके एग्जाम्पल हम करेंगे, मात्राओं से हम शब्दों को किस प्रकार तोड़ेंगे वो भी हम सीखेंगे। वर्णिक रूप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जब तक आप शब्द का वर्णिक रूप नहीं सीख पाओगे तब तक हम संधि को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, मान एग्जाम्पल लिखती हूँ। सबसे पहले ए का मैंने लिखा एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉरी जैसे मैंने लिखा यहाँ पे महेश। ठीक है, महेश। इसी प्रकार मैंने लिखा यहाँ पे सुरेश। इसी प्रकार मैंने लिखा यहाँ पे गणेश। ठीक है, अब देखो ये 3 कॉमन शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं और तीनों के अंदर हमारी एक मात्रा आ रही है, यानी एक ही मात्रा हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम मात्रा को तोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमें एक ही मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, ये मात्रा हमें एक ही दिखाई दे रही है, यानी ये क्या है, हमारा ए है। ए हमारा बन किस चीज़ से रहा है, तो ए हमारा है वो ए या आ प्लस में ई या ई से बन रहा है। अब देखो जैसे मैंने इसमें से ए बाहर निकाला तो ये क्या बच गया, मह प्लस में
श। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए तो हमारा ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे बाहर है, तो ये ए हमारा इन दोनों से मिलके बना है। तो अब देखो इस मह के अंदर मैं आ जोड़ देती हूँ तो महा बन जाएगा, प्लस में ये ईश का मैं यहाँ पे ईश बना देती हूँ, तो ये क्या बन गया, महा प्लस में ईश। क्यों? क्योंकि ये जो ए है ये हमारा इन दोनों के मिलने से बना है, तो महा प्लस में ईश, यानी महेश की जो संधि होगी वो क्या होगी, महा प्लस में ईश। इसी प्रकार से सुरेश का अगर हम करेंगे डायरेक्ट कर लेते हैं तो सुर प्लस में क्या होता है, ईश, यानी यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, बड़ा ई है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इस ए की मात्रा को बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार गणेश का क्या बनेगा, गण प्लस में ईस। ठीक है, गण प्लस में ईस, यानी इस अणय के अंदर क्या है, एक हमारा ए है और ई, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा ए बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नरेश, ठीक है, जैसे नरेश, तो इसका क्या बनता है, नर प्लस में ईश। ठीक है, क्या बनेगा, नर प्लस में ईश। तो ये थी हमारी गुण संधि, और गुण संधि के अंदर हमने ए का नियम है वो डिस्कस किया। इसी से रिलेटेड आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आपको ये मात्राएं तोड़नी आ जाती है तो संधि के अंदर कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। अगला जो नियम हम करेंगे वो करेंगे हम ओ का, यानी ओ, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। अब देखो, यानी जहाँ पर भी हमें ओ की मात्रा दिखाई देती है वहाँ पे भी हमारी कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ये ओ हमारा बन किससे रहा है, ए प्लस में आ के बाद क्या हो, यानी प्लस में क्या होना चाहिए हमारा, ऊ या ऊ होना चाहिए, यानी ये बड़ा ऊ है। ठीक है, ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए, तो ही हमारा क्या बनेगा, ओ यहाँ पे बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा परोपकार, परोपकार। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ओ है, जैसे ही हमने ओ बाहर निकाल लिया तो ये क्या बचेगा, पर हमारा यहाँ पे क्या रह जाता है, पर हमारा आधा रह जाएगा, प्लस में हमने ओ लिख दिया, प्लस में हमने पैकार, यानी लास्ट शब्द में हमें कोई चेंज है वो नहीं करना है। ये ओ हमारा किससे बन रहा है, ये हमारा ए और ऊ से बन रहा है। इस ए को मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, उस ऊ को मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पर प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार। बताओ दिक्कत कहाँ है। ये था इसका जो मैंने आपको खोल के इसका रूप बताया। अभी मात्राओं को किस प्रकार से हम तोड़ते हैं और किस प्रकार वापस हम जोड़ देते हैं। अगर हम डायरेक्ट इनको करना चाहें तो मात्रा को देखते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि रूल है वो कौन सा यहाँ पे लगने लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे महोषण। ठीक है, मैंने लिखा शीतोषण। ठीक है, मैंने लिखा सॉरी, यहाँ पे लिखा मैंने नरोत्तम, नरोत्तम। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबके अंदर हमारा ओ आ रहा है। ठीक है, तोड़ेंगे कैसे, ये तो था इसका खोला हुआ रूप। अब हम इसको डायरेक्ट तोड़ना सीखेंगे, तो ये बनेगा हमारा महा प्लस में उष्ण। ठीक है, उष्ण। अगला बनेगा शीत प्लस में, शीत प्लस में उष्ण। ठीक है, लास्ट है नर प्लस में उत्तम। ठीक है, नरोत्तम। चीज़ समझ में आई। ये थी हमारी गुण संधि जिसमें हमने ओ के नियम को पढ़ा। अगर अभी भी आप बच्चों को कोई दिक्कत है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपको करके दिखाना है, और ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये चीज़ कहाँ तक समझ में आई है। मान लो मैंने लिखा नवोढ़ा। ठीक है, मैंने लिखा सूर्योदय, सूर्योदय। ये दोनों
एग्जाम्पल आप मेरे को करके दिखाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम अगली क्लास में सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो गुण संधि के हमने 2 नियम पढ़े, इसका एक नियम रहता है हमारा री का नियम, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा है बिल्कुल भी। यदि हमारा यानी री, ठीक है, इसका बनाना है हमें अर। क्या बनाना है? अर। बनाएंगे कैसे? यदि हमारा ए के बाद आ आता है, उसके जस्ट बाद री ऋषि हमें देखने को मिलता है, तो कोई चेंज नहीं करना, हमें उसका अर बनाना है। क्या बनाना है? अर। जैसे मैंने लिखा, शब्द लिखा ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ऋतु, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, ग्रीष्म प्लस में ऋतु, यानी यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा री ऋषि है, दोनों मिलाएंगे तो बनेगा क्या? अर बनेगा, ठीक है। तो ये अर शब्द हमें इसके अंदर जोड़ना है, तो ये बनेगा हमारा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ये रे इसके अंदर आधा है और तय इसमें पूरा है, यानी इस तय के अंदर कोई चेंज नहीं किया, इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल मात्र हमने क्या किया, इसमें ओनली अर हमने जोड़ दिया है। ये था इसका खोला हुआ रूप कि किस प्रकार से हम दोनों को तोड़ सकते हैं और फिर हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर हम इनको डायरेक्ट देखें, अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपको कहीं दिखाई देता है, जैसे मैंने लिखा शीत प्लस में ऋतु, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना। आप क्या करोगे, शीत का शीत लिखोगे और ये तू का तू लिखोगे, इस री को आप क्या बनाना, रे बना देना यहाँ पे, शीतर्तु, तो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। यानी हमें शब्द के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना, हमें इसकी मात्राओं को ध्यान में रखना है और इसके रूल को ध्यान में रखना है। और ये जो गुण संधि का जो री का जो नियम है वो सबसे आसान है, इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना होता, केवल मात्र हमें ऊपर रे लगाना होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा, इसका बनाओ शाबाश, वसंत प्लस में ऋतु, तो क्या बनेगी हमारी वसंत का वसंत। इस री को एक बार यहाँ से काट देते हैं, इसका हमने तू बना दिया, उस री का हमने क्या बनाया था, अर बनाया था, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे रे लग जाएगी, तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, वसंत ऋतु बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने संधि के 2 टाइप पढ़े, और कौन सी संधि के पढ़े, स्वर संधि के हमने 2 टाइप्स पढ़े। पहला हमने दीर्घ संधि पढ़ा, उसके बाद हमने गुण संधि पढ़ा। बाकी की जो संधि के जो उपभेद हैं वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। यानी इसके अलावा हमारी स्वर संधि के अंदर 3 प्रकार की संधियाँ और रहती हैं, जिसमें हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादी संधि है। क्योंकि हम इनको इतना डीपली इसलिए पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी संधि से पूछे जाते हैं। तो बाकी की जो 3 संधि हैं उनकी डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही होमवर्क करना है और इनके रूल्स को समझना है और उसके नियम है वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं। रट्टे नहीं मारने, अगर रट्टा मारोगे तो चीज़ें आपके माइंड में कभी भी सेट नहीं होंगी, वो थोड़े टाइम के बाद क्या है, स्किप हो जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें संधि की एक ट्रिक क्या होती है, संधि की ट्रिक होती है कि हमें मात्रा को पहचानना होता है। जब तक हम मात्रा को नहीं पहचान पाते तब तक हम संधि को अलग अलग शब्दों में नहीं तोड़ सकते या उसका विच्छेद हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करती हूँ और सभी बच्चों को एक बार फिर से विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम भी देती हूँ। तो थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।